चलिए चर्चा करते हैं आज मणिपुर विवाद पर। और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो एग्ज़ाम है यूपीएससी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो घटनाक्रम है हमारे लिए कितना उपयोगी है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं इस घटनाक्रम में कि जो हमें हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए और मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत विवादित मुद्दा है। और ये हमारा, अगर हम बात करें हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई सेक्शन इसके ऐसे आते हैं सामने जो हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन से डायरेक्टली जुड़ते हैं। तो उन सब के लिए ज़रूरी है कि हमें वो अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो डिमांड की जा रही है मणिपुर विवाद में, जो ये मैतई जनजाति मैतई लोग हैं, जो आपका मैतई जाति है, उस जाति के लोगों द्वारा जो अनुसूचित जनजाति की जो डिमांड उनसे की जा रही है, तो ये अगर अनुसूचित जनजाति की मांग उनके द्वारा करने के बाद ये संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा इस मांग को फुलफिल किया जा सकता है, या इसका क्या प्रोसेस है। तो आज का जो मुद्दा है हमारा, वो हमारा है मणिपुर में मैतई द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की जो मांग की जा रही है, और उस मांग के बाद वहां के यानी मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा जो अभी एक निर्णय दिया गया, उस निर्णय के बाद अ, जो वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई दूसरी जातियों के द्वारा, तो वो सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे इसमें। पहले देखते हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स में अगर इस टॉपिक की बात करें या इस सेगमेंट की बात करें, तो किस तरह के क्वेश्चंस अब से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे हम देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिए गए हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा इस मुद्दे से क्वेश्चन जुड़ता है, और आने वाले टाइम में भी हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें हम यहाँ मेंस की, तो मुख्य परीक्षा में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के प्रति जो भेदभाव है उनको दूर करने के लिए राज्य द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो पहल की गई, जो विधिक पहलें हैं, वो क्या हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2017 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2016 का क्वेश्चन है कि भारत में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति क्यों कहा जाता है, उनके उत्थान के लिए भारत के संविधान में निहित जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको यहाँ पर पूछा गया है। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर पूर्वी राज्य जो मणिपुर है उसमें इस मुद्दे को लेकर जो इतना विवाद छिड़ा हुआ है कि वहां पर हिंसक दंगे हो रहे हैं, तो उसके क्या उनको फायदे, क्या बेनिफिट्स भारत के संविधान के द्वारा उनको मिल सकते हैं या बाकी जनजातियों को मिलते हैं, जिसके चलते ये विवाद हम देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है। आप सबसे पहले बात करें कि जो विवाद शुरू हुआ है इसके विरोध में जो फ्रंट पे है वो कौन सा संगठन है, वो है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। इसके द्वारा ये जो विरोध था मैतई जनजाति मैतई लोगों के द्वारा जो अनुसूचित जनजाति की जो मांग की जा रही थी, उस मांग का सबसे पहले विरोध इन्होंने किया, और जो विरोध किया उस विरोध के तहत इन्होंने एक मार्च निकाला। और ये मार्च जब इन्होंने निकाला तो ये शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च इन्होंने शुरू किया था। किसके विरोध में? जो मैतई जाति है, इनकी जो एसटी की डिमांड है, उस डिमांड के अगेंस्ट इन लोगों ने एक मार्च शुरू किया। अब इसके बाद क्या हुआ, मणिपुर उच्च न्यायालय के द्वारा अभी गैर आदिवासी यानी जो गैर एससी एसटी समुदाय है मैतई, उसको जो डिमांड थी, इसकी डिमांड 2012 से चल रही है कि इस मैतई समुदाय को मणिपुर की एसटी जनजाति, एसटी का यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा इन्हें दिया जाए। तो उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिया गया कि जो इनकी 10 साल पुरानी है, 2012 से जो इनकी जो मांग की जा रही थी, उस सिफारिश को उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की। और इस सिफारिश, इस निर्देश के बाद ये जो शांतिपूर्ण जो मार्च निकल रहा था ऑल ट्राइबल स्टूडेंट
यूनियन ऑफ मणिपुर का, वो क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये एक हिंसक इसने रूप धारण कर लिया। अब इस हिंसक रूप के तहत क्या हुआ कि जो ये मूवमेंट था, जो मैतेई समुदाय की डिमांड थी सरकार से, या जो उन्होंने उच्च न्यायालय में जो दायर याचिका दायर की थी, उसके बाद जो निर्देश दिया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, या केंद्र सरकार को ये जो मुद्दा है इसको संज्ञान में लेने की यहाँ पर आवश्यकता है। लेकिन यहाँ बीते कुछ दिनों से जो हिंसक घटनाएं हैं वो लगातार जारी हैं। अब यहाँ अगर बात करें, जो मैतेई समुदाय है, क्या उसकी मांग जायज़ है, या जो दूसरे समुदाय के द्वारा जो उनकी मांग के लिए विरोध किया जा रहा है, तो क्या वो जो उनका विरोध है वो जायज़ है? तो इसको यहाँ एक सबसे पहले देखते हैं कि जो ये हमारा यहाँ का मणिपुर का जातीय जो स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्चर है, वो क्या है। तो यहाँ पे जो मान्यता प्राप्त जातियां हैं उसमें आती है एनी कुकी ट्राइब्स और एनी नगा ट्राइब्स। ये दो जनजातियां हैं जो यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है, मान्यता प्राप्त हैं। और जो मैतेई समुदाय है वो मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है, और इसमें मैतेई और मैतेई पंगल ये दो आते हैं समुदाय जो इसमें इंक्लूड है मैतेई समुदाय में। और इनकी जो आबादी है वो राज्य में लगभग 64.6% आबादी केवल इस समुदाय की है मणिपुर में, जो घाटी में जो इम्फाल घाटी में बसी हुई है वो 64.4% है। और जो मणिपुर का भूभाग अगर टोटल की बात करें तो वो लगभग जो घाटी है इम्फाल घाटी, जिसमें ये मैतेई समुदाय का निवास है, उसका लगभग 10% ओवरऑल मणिपुर का हिस्सा इसमें इंक्लूड होता है। अगर इसकी बात करें समुदाय की, कि टोटल अगर मणिपुर में टोटल मैतेई समुदाय कितने हिस्से पर निवास करता है, तो वो लगभग 10% के आसपास का हिस्सा है। राज्य का जो बाकी जो 90% वो कहाँ है, वो आसपास की घाटी पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं, और बाकी जो जनजातियाँ हैं वो इस सब बाकी आबादी लगभग 35.4% यहाँ पर ये आबादी है। अब ये जो इसका स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें, कि अगर हम मैतेई समुदाय की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो धर्म की अगर बात करें, रिलीजन, तो वो हिंदू है। उसके बाद आता है यहाँ पर मुस्लिम जो 8% के आसपास है। तो ये समुदाय मणिपुर का बहुत बड़ा समुदाय है। अगर इसका जो सामाजिक जो संरचना है, जो सोशल इसका स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से देखें तो ये जो मैतेई समुदाय है वो मणिपुर के अच्छे खासे हिस्से पर और ठीक ठाक पॉपुलेशन के साथ, यानी सबसे बड़ा समुदाय होने के बावजूद भी अगर इस तरह की मांग उनके साथ की जा रही है, तो इसका भी एक बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों उनके द्वारा ऐसी मांग की जा रही है, या इतिहास में ऐसा क्या रहा कि उनको ऐसी मांग की आवश्यकता पड़ी, या आने वाले जो उनके स्थिति है उसके बाद क्या संभावनाएं बन सकती हैं। जो मैतेई लोग हैं उनको कहा जाता है मणिपुरी लोग, यानी ये अपने आप में जो हमारा ये मणिपुर है उसकी पहचान कौन है। यानी अगर हम बात करें किसी भी राज्य की, जो मेन वहाँ के निवासी हैं, अगर उनको डिनोट करें तो वो उनको, जैसे मणिपुर है तो मणिपुरी कहा गया, वो मणिपुर में सबसे बड़ा समुदाय आता है मैतेई समुदाय। एक तो सबसे पहले ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्य की सबसे बड़ा समुदाय होने के बाद भी इस तरह की मांगे कहाँ तक जायज़ हैं। और इसमें जो उनकी प्राथमिक भाषा है मैतेई की, वो है मैतेई, और ये क्या है, जिसे मणिपुर भी कहा जाता है, और ये एकमात्र आधिकारिक भाषा है। मणिपुर की ये एकमात्र आधिकारिक भाषा है। ये मणि मैतेई। अगर बसने की बात करें, जैसे हमने बात की, तो लगभग 64% ये इम्फाल घाटी जो रीजन है वहाँ पर मैक्सिमम जो निवास है किसी समुदाय का, तो वो किसका है, ये मैतेई समुदाय का। मैतेई समुदाय का निवास यहाँ पर सबसे बड़े स्केल पर है इम्फाल घाटी में। तो हम यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो समुदाय है मैतेई समुदाय, क्या इनकी मांग उस राज्य के हिसाब से या बाकी जो और समुदाय उस राज्य के निवासी हैं उनके हिसाब से कहाँ तक जायज़ है। तो हम उनका यहाँ पर इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो उनका सांस्कृतिक या सामाजिक उनका जो दायरा है या पहचान है वो किस स्तर पर है। और इनका अगर ये बात करें, जैसे
इम्फाल घाटी में हम बताया 64.4% है। और ये जो आबादी है अन्य, मतलब इसके अलावा असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये अन्य राज्य हैं जहां पर ये मैतई समुदाय निवास करता है। तो केवल मणिपुर नहीं, मणिपुर के साथ साथ असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये राज्य भी हैं जहां पर ये आपका मैतई समुदाय का निवास है। और इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश हैं। इन पड़ोसी देशों में पर्याप्त मात्रा पर मैतई समुदाय के लोगों का निवास है। एक और इनका फीचर्स है कि मैतई लोग गोत्रों में विभाजित हैं और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं। तो एक उनका एक सांस्कृतिक ये पहलू है। अब बात करते हैं कि ये जो दर्जे की मांग की जा रही है, जनजातीय, अनुसूचित जनजातीय दर्जा, तो ये क्यों की जा रही है? मैती समुदाय क्या चाहता है? इतना मजबूत समुदाय होने के बाद महाराष्ट्र में कि उनकी जो लैंग्वेज है अपनी मैतई या मणिपुरी, वो आधिकारिक भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। उसके बाद जो इम्फाल घाटी का क्षेत्र है, वहाँ सबसे बड़े क्षेत्र में इनका दबदबा है। ये जो समुदाय है केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, मतलब इसके अलावा ये असम, मेघालय, मिजोरम और उसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार तक इनकी ये जो प्रजाति है या ये समुदाय है वो फैला हुआ है। अब इनकी डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग एक समिति बनी, STDCM। इसके नेतृत्व में शुरुआत हुई। कब से शुरुआत हुई? 2012 से इन्होंने शुरू ये मांग की। और 2012 में इस मांग की स्थिति में किस आधार पर की इन्होंने मांग? वो मांग की संस्कृति, भाषा, पहचान और इन सबको संरक्षित करने के लिए इन्होंने कहा कि हमें संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। मैतई समुदाय ने 2012 में जो समिति थी, उस समिति ने डिमांड की कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी पहचान को संरक्षित रखने के लिए हमें यानी मैतई समुदाय को संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता है। जो इनका सबसे पहला क्या था? ग्राउंड था अनुसूचित जनजाति की मांग का, दर्जे की मांग का। इन्होंने तर्क दिया कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय के पहले, यानी आजादी के बाद, में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ, उस समय ये जो मैतई समुदाय था वो अनुसूचित जनजाति के दर्जे यानी उसको मान्यता दी गई थी उस टाइम पे। और जैसे ही विलय हुआ, विलय के बाद ये मान्यता समाप्त हो गई। यानी आज़ादी से पहले या इनके विलय से पहले, मैतई समुदाय के विलय से पहले मैतई समुदाय को मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही 1949 में मणिपुर का भारत के साथ विलय हुआ, तो उस विलय के बाद जो मैतई समुदाय था उनका वो जो दर्जा था अनुसूचित जनजाति का, वो दर्जा उनसे वापस ले लिया गया। ये इनका एक दूसरा तर्क है। उसके बाद अनुसूचित, इनका कहना है कि इस अनुसूचित जनजाति के दर्जे यानी सूची से बाहर रहने की वजह से क्या है कि मैतई समुदाय बिना किसी संवैधानिक संरक्षण के स्वयं को यानी अपने आप को वहां पर असहज महसूस कर रहा है कि वो हाशिए पर आ गया है, यानी एक माइनॉरिटी वाली स्थिति में आ गया है, या कहिए कि उनका जो ग्रोथ या विकास होना चाहिए था उस समुदाय का वो नहीं हुआ है। उनको क्या चाहिए? संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। उस संवैधानिक सुरक्षा के लिए क्या सबसे जरूरी क्या लगता है कि वो अनुसूचित जनजाति के दर्जे या उस सूची में अपने आप को शामिल करा लें। इस समिति के अनुसार मैतई और मीतई धीरे धीरे अपनी जो उनकी पुश्तैनी जमीन थी, जो उनका अपना घर था, उनकी जमीनें थी, जंगल था, वहां से क्या हुआ कि वहां से ये लोग हट गए हैं या हटा दिए गए हैं या वहां पर हाशिए पर आ गए हैं। ये इनका तीसरा ग्राउंड है। उसके बाद अगर इनकी जनसंख्या की बात करें, जो इस समिति ने अपने प्रपोजल रखे हुए हैं या किस आधार पर ये जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग है वो किस आधार पर, तो वो ये पॉइंट है। इसमें अगला क्या है, इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या थी वो 1951 में मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% थी। कौन? ये मैतई समुदाय। लेकिन 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या जो घटकर कितनी रह गई है, वो 44% है।
यानी 19 1951 में थी ये 59%। ठीक। और 2011 में हो गई है ये 44%। तो अगर इनकी जनसंख्या में कमी आ रही है इस समुदाय की, तो उस जनसंख्या की कमी के एक कारण वो ये भी मानते हैं कि संविधान में जो दर्जा उन्हें मिलना चाहिए या उनकी जनजाति का जो विकास, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था आज़ादी के बाद में, वो विकास नहीं हो पाया है, या कुछ और ऐसी रीज़न है, जैसे उन्होंने पहले बताया कि जो उनकी अपनी पुश्तैनी ज़मीनें हैं वो उनसे खाली करा ली गई या वहाँ से उनका विस्थापन करा दिया गया। तो कई रीज़न हो सकते हैं इस जनसंख्या में कमी के। और इन सब मुद्दों के बाद उनका जो मानना था कि अगर उनको दर्जा दे दिया जाता है तो वो क्या करेंगे कि उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा ये संरक्षित करने में उनको मदद मिलेगी। ये इन्होंने अर्जी उच्च न्यायालय में लगाई, और जो राज्य का अनुसूचित जनजाति आयोग होता है उस आयोग में भी इन्होंने अपनी मांग को रखा। और इस समिति के द्वारा 10 साल से इस मांग पर कार्रवाई की जा रही है या मांग की जा रही है, या जहां जहां हो सकता है वो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा इस मांग की सिफारिश, इसको आगे बढ़ाने की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई, मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा। और उसी के चलते ये जो अभी वहां पर विद्रोह देखने को मिला है। अगर हम बात करें इस एसटी सूची में शामिल अगर किसी जनजाति को या किसी समुदाय को, किसी भी समुदाय को अगर एसटी दर्जे में शामिल किया जाए, या अगर सरकार इस पहल को या किसी भी समुदाय को इस दर्जे को देना चाहे, तो वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। और उस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रक्रिया शुरू होती है वो 1999 में एक प्रक्रिया, या आप कह सकते हैं कि प्रावधान था, उसी का अनुसरण करके ये किसी भी समुदाय द्वारा जनजाति, अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के लिए प्रस्ताव किया जाता है। तो ये सबसे पहले जाता है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के पास जाएगा, जो पहला स्टेप है इस मांग के लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि वो अगर यहाँ से वो स्वीकार होता है, इसकी स्वीकृति के बाद वो जाएगा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास, और इसकी स्वीकृति के बाद पहला स्टेप हो गया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, जब वो इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी तो वो उस प्रस्ताव को फॉरवर्ड कर देगी कहाँ, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास। और इसकी स्वीकृति के बाद वो जाएगा भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय, और इस कार्यालय में विचार होने के बाद और इसकी मंजूरी, जैसे ही इस कार्यालय से, यानी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से उस प्रस्ताव की अगर मंजूरी मिल जाती है उस प्रस्ताव को, तो वो जाएगा कहाँ पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। और इस जनजातीय आयोग में विचार होने के बाद अगर वो आयोग स्वीकृति देता है तो उसके बाद सीधा जाएगा प्रस्ताव कैबिनेट में। और कैबिनेट में जाने का मतलब है कि कैबिनेट में उस जो संविधान संशोधन उससे संबंधित है उसमें संशोधन किया जाएगा। तो यहाँ पर संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करके उस समुदाय को जनजाति यानी एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा, और उस संविधान की सूची में वो शामिल कर ली जाएगी। अभी अगर हम बात करें रिसेंटली सितंबर 2022 में सरकार ने कुछ समुदायों को, देश के विभिन्न भिन्न 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 राज्यों से कुछ समुदायों को इसमें शामिल किया है। किसमें? एसटी का दर्जा जो दिया है। तो उसमें सबसे पहले है छत्तीसगढ़, इसका विझिंग। उसके बाद तमिलनाडु के दो समुदाय हैं, नारिकोरावण और कुरीविक्राल। कर्नाटक का है बेट्टा कुरुबा। हिमाचल प्रदेश से हत्ती, और उत्तर प्रदेश का गोंड समुदाय, यानी यूपी का है गोंड। इन समुदायों को अभी सितंबर 2022 में सरकार द्वारा उस संविधान संशोधन किसमें,
संविधान आदेश यानी अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करके इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा अभी दिया गया है सितंबर 2022 में। अब बात करते हैं कि जो जो ये मैतेई समुदाय है, इस मैतेई समुदाय की इस मांग का जो विरोध है, यानी जो इनकी एसटी दर्जे की मांग है, इस मांग का जो विरोध करने वाले दूसरे समुदाय हैं, उनके क्या तर्क हैं उनकी मांग का विरोध करने के, यानी किस आधार पर उन्होंने कहा है कि इस समुदाय को जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, जिसके चलते अभी वहां पर इतना ये हिंसक झड़प अभी चल रही हैं। तो इनका कहना है कि मैतेई समुदाय ऑलरेडी यानी पहले से ही मणिपुर में बहुसंख्यक है, उनकी जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा है। तो जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में मैतेई समुदाय बाकी और समुदायों से प्रभावी स्थिति में है। अभी भी क्या है कि वो मजबूत स्थिति में है। क्यों? क्योंकि जो अधिकांश विधानसभा क्षेत्र हैं वो घाटी में है, और घाटी में कौन रहता है? 64.4% मैतेई समुदाय। सबसे पहला कारण इन लोगों ने दिया कि जो मैतेई समुदाय है वो पहले से ही बहुसंख्यक है जनसंख्या के मामले में, और अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मणिपुर की जो अधिकांश विधानसभा जो सीटें हैं उन वो हैं कहाँ पर? घाटी वाले क्षेत्रों में। और घाटी वाले क्षेत्र में जो बहुसंख्यक जनसंख्या है जो निवास करती है वो मैतेई समुदाय है 64.4%। ये इनका पहला हो गया तर्क। दूसरा है, अगर इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया जाता है मैतेई समुदाय को, तो जो इसके अलावा जो ऑलरेडी उस दर्जे में शामिल हैं, जो अभी इसमें शामिल जो समुदाय हैं, उनको क्या होगा कि उनके साथ वो जस्टिस नहीं हो पाएगा। जो अभी उनको जो बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा? वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ज़्यादा मैतेई समुदाय को। और नुकसान किसको होगा? जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे वो और समुदाय होंगे जो ऑलरेडी उस दर्जे में शामिल हैं। अब संस्कृति की मान्यता की बात करें, जो इन समुदाय के विरोध का दूसरा पक्ष आता है वो ये कहते हैं कि जो मैतेई कल्चर है वो पहले से स्ट्रांग है। जैसे जो हम बात कर चुके हैं, मैतेई जो भाषा है जो मणिपुरी है वो ऑलरेडी किसमें? संविधान की अनुसूची 8 में शामिल है। ठीक। और उसके अलावा उनको एससी और ओबीसी इसके तहत उनका डाइवर्जन किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है। जैसे उस समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एससी का फायदा, कुछ को एससी ओबीसी का फायदा होता है। तो उसका क्या बेनिफिट्स है कि इनको दो, यानी एससी ओबीसी ये दो जो वो है सूची है, इनका बेनिफिट्स या जो संविधान में इनके लिए जो प्रावधान है बेनिफिट्स हैं वो इनको ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये उनका सांस्कृतिक मान्यता के आधार पर विरोध करना है कि मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है और उनका जो अपना जो सांस्कृतिक उनकी जो विरासत है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। जैसे उनकी जो भाषा की बात करें या उनको अगर अभी रिसेंटली या अभी जो हाल फिलहाल में दर्जे की बात करें तो वो उनको ऑलरेडी मिला हुआ है, यानी अनुसूचित जाति का और ओबीसी का। राजनीतिक प्रभाव में क्या हमने बात की, जैसे घाटी वाला क्षेत्र है, यहाँ कौन रहता है? मैतेई समुदाय। और इसमें कौन और आदिवासी समूह कौन है? कुकी और नागा, ये अन्य समूह हैं। तो इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र पर इनका प्रभाव क्या होगा? मजबूत होगा, और ये जो घाटी वाला क्षेत्र है इस पर नियंत्रण इनका और मजबूत होगा। दूसरा, कुकी एक जनजाति समूह है। जैसे कुकी की बात की हमने, कुकी और नागा, ये क्या है? ये एक जनजाति, ये भी जनजाति समूह है, और ये मूल रूप से कहाँ का है? मणिपुर का है, मिजोरम और असम। ये नॉर्थ ईस्ट के और यानी इन राज्यों में रहने वाली जो और जनजाति हैं उनमें शामिल हैं कुकी। और इसके अलावा जैसे हमने बात की मैतेई की भी कि वो उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी निवास करती है। तो जो कुकी जनजाति है उसको हम देखें तो म्यांमार के कुछ हिस्से जैसे सिलहट और बांग्लादेश के चटगांव, इन पहाड़ी इलाकों में भी कुकी और नगा जनजाति देखने को मिलती हैं। इन क्षेत्रों में व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये प्रयास कुकी और नगाओं के अक्सर हिंसक गतिरोध में भाग लिया।
जिसमें गांव को आग लगा दी और नागरिकों को मार दिया गया। साथ ही और ऐसी घटनाएं होती हैं। इसमें क्या है कि जो मैतेई समुदाय है, ये इनका जो पॉलिटिकल जो अगर हम बात करें इनके जो पॉलिटिकल पावर है या इनका जो दर्जा है आज की डेट में, जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो इस हद तक है कि जो और समुदाय हैं उनको किस तरह से प्रभावित करता है। तो ये दो तीन चीज़ें इनके जो इनका राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में इन लोगों ने विरोध किया है, ये उसको डिनोट करती हैं। जनजाति समूह का निष्कासन की अगर बात करें तो अगस्त 2022 में यानी लास्ट ईयर राज्य सरकार की चेतावनियों में कहा गया कि चूराचंदपुर और खोपरम संरक्षित वन क्षेत्र के 38 गांव अवैध बस्तियां हैं। ये किसने कहा था? राज्य सरकार ने 2022 अगस्त 2022 में। कौन सा है ये? चूराचंदपुर और खोमपुर संरक्षित वन क्षेत्र, इसके 38 गांवों को उन्होंने अवैध बस्ती घोषित कर दिया और इसमें रहने वाले इनको क्या कहा? अतिक्रमणकारी, जो अशांति के अन्य कारणों में से एक है। इसके बाद सरकार एक बेहद ये बेदखली अभियान शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? झड़पें हुई। मतलब इसमें क्या था कि जो इनका एक रीजन बताया गया कि जो जनजाति हैं उनका जो निष्कासन किया गया वो भी इन हिंसक झड़पों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर वहाँ सरकार की बात करें तो सरकार का जो एजेंडा है अभी रिसेंटली कुछ समय से वो ये रहा है कि जो अनैतिक गतिविधियां हैं जैसे ड्रग्स या आपका अनैतिक आपका जो और व्यापार हो सकते हैं, तो इन सब के लिए जो सरकार द्वारा अभी अभियान चलाए गए हैं, तो कुछ क्षेत्रों से उन जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई में लोग लिप्त थे उन क्षेत्रों को सरकार द्वारा खाली कराया गया है। तो उस निष्कासन से उन क्षेत्रों से जो लोगों को हटाने का जो प्रोसेस है, जो विस्थापन है, उस विस्थापन के बाद से जो हम यहाँ पर हिंसक झड़प देख रहे हैं, इन हिंसक झड़पों का एक रूप हम वहाँ से जोड़ सकते हैं कि जो विद्रोह या विरोध वहाँ पर देखने को मिल रहा है मैतेई समुदाय या बाकी सबके द्वारा, तो उसका एक रीज़न ये भी है। कुकी इसके अलावा कुकी समूह ने दावा किया कि सर्वेक्षण और निष्कासन अनुच्छेद इसका 371C का उल्लंघन है, जो मणिपुर के आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो राज्य सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई, इन लोगों का विस्थापन उस क्षेत्र से कराया गया, जो 38 गांव खाली कराए गए और जो संरक्षित वन क्षेत्र था वो खाली कराया गया। तो वहाँ खाली कराने का रीज़न था कि वहाँ अनैतिक गतिविधियों में लोगों का लिप्त होना, जिसके चलते उन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया गया और उस विस्थापन के कारण कुछ समुदायों को वहाँ पर दिक्कत हुई और उस दिक्कत के चलते क्या हुआ ये कि अभी यहाँ पर जो हिंसक झड़पें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और उसका जो लोगों ने एक संवैधानिक आधार बताया, तो ये बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के सी जो क्लॉज है उसके हिसाब से जो ये गतिविधियां या जो कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है वो उस संविधान के 371C का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि जो मणिपुर है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र में उनको कुछ इस संविधान के अनुच्छेद के आधार पर कुछ क्या मिलता है? प्रशासनिक स्वायत्तता मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली मोटी मोटी चीज़ें देखें तो अभी हाल ही में ये हिंसक झड़पें वहाँ देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर इनके ग्राउंड की या इनके प्रभाव की या कारण की बात करें तो ये एक बहुत लंबी चली आ रही प्रक्रिया है जिसका रिजल्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। और उस लंबी चली प्रक्रिया में जो सबसे अहम कारण है, जो मुख्य कारण है, वो सबसे मुख्य जो उभर के आया है वो है मैतेई समुदाय, एक बहुसंख्यक समुदाय का उस राज्य में अपने आप को अनुसूचित जनजाति के दर्जे में शामिल कराने की मांग का, जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और उस मांग के बाद मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्देश दिया गया कि जो आपकी मांग है उस सिफारिश को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया आगे के लिए।
और जैसे ही उस सिफारिश को आगे बढ़ाया है, हाई कोर्ट के द्वारा बढ़ाया गया है, तो जो दूसरे अदर समूह थे या समुदाय हैं, उन्होंने उस हाई कोर्ट के डिसीजन यानी निर्देश का क्या किया, विरोध किया। और उस विरोध के चलते क्या हुआ कि मणिपुर आज की डेट में वहाँ आग में झुलस रहा है, जिसका अभी तक सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। और वहाँ पर बहुसंख्यक समुदाय का मोटा मोटा अगर हम आइडिया लगाएं तो 8 से 10 हज़ार के आसपास लोग वहाँ से विस्थापित, यानी विस्थापन उन लोगों का हो रहा है, वो जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, केवल और केवल इस जो हिंसक वहाँ पर ये गतिविधियां हैं उनके चलते। दूसरा एक रीजन इस हिंसक झड़प का जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड में अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं सरकार की जो राज्य सरकार द्वारा जो अनैतिक गतिविधियां राज्य में चलाई जा रही थी उनके विरोध जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव उन गतिविधियों का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो सरकार द्वारा भी कुछ समय में कार्रवाई की गई है अनैतिक व्यापार को लेकर या अनैतिक कोई भी काम उन सब को लेकर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर यूपीएससी के अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे हम बात करें मुख्य परीक्षा में, तो ये हमारा सेक्शन जाता है पॉलिटी वाले सेक्शन में, जो हमारा संवैधानिक जो यहाँ पर प्रावधान की बात की जा रही है। जैसे हमने बात की 371 की बात की, या उससे पहले हमने बात की जैसे हम बात करें यहाँ पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार या केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय से संबंधित के इनका क्या रोल है किसी भी समुदाय को जनजाति में शामिल करने से संबंधित। तो ये कुछ पहलू हमारे जुड़ते हैं आपका पॉलिटी से। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो अहम मुद्दा है आज के टाइम पर ये इस घटनाक्रम को लेकर, वो है हमारा आंतरिक सुरक्षा को लेकर। ये आंतरिक सुरक्षा के नज़रिए से अगर हम घटनाक्रम को देखें तो हमारे लिए ये जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा अगर हम बात करें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने यहाँ पर बात की थी कि जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आ चुका है, तो वो क्या था कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के उपबंध के संबंध में ये हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिला था। और आने वाले टाइम में स्टेट एग्जाम्स में या यूपीएससी में इस तरह की घटनाओं को लेकर क्वेश्चंस बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। तो ऐसी घटनाएं हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इन मुद्दों को विस्तार से आपको समझने या पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।